तो एक चीज ये आपसे प्रश्न और होगा इस विषय में कि जैसे सारी परीक्षाओं के फॉर्म आप भरते थे तो किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करते थे, किस प्रकार से बैलेंस करते थे कि इस पेपर को भी पढ़ना है और इस पेपर की भी तैयारी करनी है, ठीक है, और उसमें मेंटर किस प्रकार से आपको भूमिका। नमस्कार साथियों, गुरुकुल संस्थान के द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम कॉफ़ी विद टॉपर्स के आज के इस अंक में हम संस्थान के एक और चयनित छात्र के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। साथियों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसलों को बनाए रखते हुए अपनी सफलता को प्राप्त करने वाले एक छात्र सुधीर वर्मा हमारे सामने उपस्थित हैं। आइए आज की इस चर्चा में हम उनके अनुभवों को आपके साथ साझा करते हैं। तो सुधीर, स्वागत है आपका आपके संस्थान में। थैंक यू सर। आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके सामने पहले तो इस चीज़ को बताएं कि आपकी शैक्षणिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है और आप वर्तमान में आपका जो चयन हुआ है वो किस विभाग में हुआ है। सर, अभी मेरा चयन हुआ है, मैं पहले से कार्यरत हूँ गृह मंत्रालय के अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन बेंगलोर में, और सर वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। अभी यहाँ पे हम आए हुए हैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, उसमें यूपी पुलिस एएसआई मिनिस्ट्रियल में हुआ मेरा एएसआई पद पे। जी, तो सुधीर जी, आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है कानपुर में, वो मैं जानना चाहूँगा कि किस माध्यम से हुई है। मेरी हाई स्कूल इंटर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से हुई है। अच्छा, और बीटेक 14 में पास आउट हुए पीएसआईटी से, आईटी ब्रांच से 14 में। अच्छा, आपने मतलब बीटेक का भी कंप्लीट कर रखा है आईटी ब्रांच से। तो एक प्रश्न स्वतः ही उठता है लोगों के मन में कि आपके पास बीटेक आईटी से करने के बाद एक बहुत अच्छा क्षेत्र था आगे बढ़ने के लिए, आईटी जो कि मतलब ड्रीम जॉब होती है कई लोगों की, तो उसको छोड़ करके आपने ये मतलब सरकारी नौकरी को करने का मन बनाया। तो ये इसके पीछे क्या कारण था? मेरे यहाँ फैमिली में चाचा थे जो वो सब लोग गवर्नमेंट की तैयारी करते थे, वो एचजेएस की तैयारी करते थे। मेरे यहाँ चाचा थे, फादर भी लॉयर हैं, मेरे चाचा भी लॉयर हैं, दो चाचा हैं, दोनों चाचा लॉयर थे जी। तो मेरे यहाँ यही था कि गवर्नमेंट की तैयारी करनी है। जो चाचा थे वो एचजेएस। अच्छा, मतलब परिवार में जो सरकारी जॉब के प्रति रुझान था वो थोड़ा ज़्यादा था। तो उस समय 14 में एक आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म आया था जी जी। तो वो मेरी तैयारी थी कॉलेज से, जो मेरे कॉलेज में क्वांट और रीजनिंग इंग्लिश की क्लासेस चलती थी, कंप्रहेंशन इंग्लिश की। अच्छा, बीटेक के दौरान क्लासेस, ट्रेनिंग क्लासेस थी जी जी। उसमें ये पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो हम लोग बीटेक के किसी कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव में जाते थे जी जी, तो वहाँ ये पहला जो इस तरीके के एग्जाम्स पूछे जाते थे, क्विज टाइप में क्विज होते थे जी जी। तो उन क्विजों में ये सब चीज़ें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का महत्व था, तो उस समय हमने तैयार कर रखा था। और उसके बाद फिर 14 में जब हमने आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ, पर फाइनल सिलेक्शन तक मैं नहीं पहुंच पाया जी 14 में। और उस समय सब लोग हम ही या हमारे सब साथ के दोस्त सब लोग दिल्ली की तैयारी कर रहे थे, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, आईटी सेक्टर में। अच्छा, आईटी सेक्टर के जॉब सर्च कर रहे थे जी जी। और 14 में शायद मेरे कॉलेज में भी थोड़ा जॉब, हम लोग एक तरह से होता है कि उस तरह से हम लोग जॉब इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए, तो जॉब कॉलेज से मिल नहीं पाई थी। अच्छा, मतलब आपको भी प्लेसमेंट कॉलेज ड्राइव के थ्रू नहीं मिला, लेकिन वो नहीं पाया। अच्छा, मौके मिले थे हाँ, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से नहीं ले पाए। अच्छा, जो हम जिस फील्ड में कोडिंग में जाना चाह रहे हैं, हाँ, क्योंकि जो हम लोग उसमें वर्क कर रहे थे कॉलेज में, कोडिंग में कर रहे थे। अच्छा अच्छा, जो प्रोजेक्ट फील्ड आपकी कोडिंग की थी, उस फील्ड में हम लोग नहीं जा पाए। अच्छा अच्छा, या उस लेवल का इंटरव्यू हम नहीं दे पाए, तो उसमें नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने बाहर से सर्च की जॉब को सर्च किया। नोएडा रहे, गुड़गांव गए, वहाँ भी जॉब देखी, इंटरव्यू दिए, प्लेसमेंट ड्राइवें होती थी, गलगोटिया वगैरह कॉलेज में गए जी जी, वहाँ पे इंटरव्यू दिए।
फिर हमने, हमारे दोस्तों ने बताया कि यार सीसीएनए कर लेते, कुछ लोग सीटेक करने बेंगलोर चले गए। अच्छा, सीटेक भी एक बहुत प्रतिष्ठित कोर्स है कोडिंग के रिगार्डिंग आईटी फील्ड में। जी। फिर हमने सीसीएनए किया गुड़गांव से जी, नेटवर्क स्कूल गुड़गांव से। पर उसमें भी लगभग 2 से 3 मंथ्स जी क्लासेस हुई, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम वगैरह भी क्वालिफाई। पर वो जो हम लोग एक संतुष्टि एग्ज़ाम होता है, वो हमने 2 बार ट्राई किया, वो नहीं मिल पाए। तो सर्टिफिकेट तो मुझे मिल गया। फिर उसी हिसाब से सर्च किया, यहाँ पे 1 साल बीत चुका था। तो फिर फादर भी मेरे कहते यार क्या यार, गवर्नमेंट में देखो यार, आपने जब करी है वो 1 साल। अच्छा, क्योंकि परिवार की पृष्ठभूमि में पहले से ही गवर्नमेंट का रुझान, और आपको जो समय दिया गया, तो उस समय में आप भी अपने मन मुताबिक जो जॉब थी उसको नहीं पा पाए, तो परिवार ने एक बार फिर से कहा क्यों ना इस दिशा में प्रयास किया जाए। तो फिर हम 15 में आ गए। 15 में हमने शायद 16 तक हमने तैयारी की बैंकिंग सेक्टर में। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में। सर पहले से बैंकिंग के बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज था। जी। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया कि आरबीआई का इंटरव्यू आपने मतलब पेपर दिया था और कुछ प्रारंभिक स्तर पर उसमें सफलता भी पाई थी। जी। तो उसके बाद फिर हम इसमें लग गए बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग में दिया, सफलता नहीं मिली 15 में। फिर 16 आ गया। 16 का शायद मार्च अप्रैल में ही रेलवे जी और एसएससी सीजीएल ये आया। सीजीएल अच्छा हो गया एग्जाम जी, रेलवे भी मेरा अच्छा हो गया एग्जाम। तो सीजीएल का प्री तो हमने दे लिया। फिर उसका मेंस था दीपावली के बाद जी, और उस समय शायद 2 से 3 मंथ मिले। तो फिर हमने सोचा कि कोचिंग कहीं करते हैं, देखते हैं कहाँ कोचिंग, क्योंकि पहली बार मेंस देने जा रहे हैं। हाँ, मेंस इससे होने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, और वो भी सीजीएल एक प्रतिष्ठित तो फिर परीक्षा में एक काकादेव संस्थान पता चला, गुरुकुल। वहाँ एक सर पढ़ते थे, अशोक चक सर नाम था जी। वो शायद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है कहीं। अच्छा, भोपाल में हो सर। हाँ। तो उन्होंने हमसे बताया था कि देख लो, गुरुकुल में मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, थोड़ा पढ़ाई करो, 2-3 महीने लगो, तुम्हारा एग्जाम अच्छा हो जाएगा। तो फिर हम सर गुरुकुल ज्वाइन कर लिए। तो इस तरीके से आप गुरुकुल से जुड़े? गुरुकुल से जुड़े। उस समय सर शिव सर का मैथ्स का बैच चल रहा था जी, पहले दिन आए थे। हाँ। तो सर से पढ़ा। सर ने कहा था कि आप लोग बता देना क्या फीस लेनी है। अच्छा, सर ने उस दिन बोला था कि आप लोग आए हो, सब लोग ये होता है। हाँ। क्योंकि वो बैच शायद 2 या 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स था। हाँ, क्रैश कोर्स था। सर ने बोला था कि यार सब लोग कुछ नए लड़के थे। हाँ। तो ये बात हुई, तो सर ने बताया आप लोग फीस डिसाइड करके बता देना। हाँ। हम पढ़ा देंगे। मतलब फीस का ऐसा कोई इशू नहीं रहता है कि फीस के कारण कोई बच्चा पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, ऐसा नहीं है। मतलब सर ने कहा कि जैसा हो बता देना जी। तो फिर सर के यहाँ पर हमने 2-3 मैच किया। उसमें सर ने नाइट क्लासेस भी चलाई दीपावली से पहले, क्योंकि दीपावली में लोग छुट्टी पे जा रहे थे, तो उनका एक कोर्स तो कंप्लीट कराए। तो नाइट क्लासेस भी ली 2 से 3। सर ने पढ़ाया। फिर वो मेंस हुआ, फिर फाइनल उसमें हम सिलेक्शन नहीं ले पाए। अच्छा, मेंस में नहीं, मेंस के बाद फाइनल नहीं, अंतिम। अच्छा, मेंस में क्वालिफाई करने में अंतिम सिलेक्शन नहीं ले पाए। इंटरव्यू के बाद जो होता है, या मतलब एसएससी में जो टाइपिंग की भी पोस्टें होती है, उनके बाद अंतिम परिणाम में आपका अंतिम सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसके बाद फिर हमने सोचा क्या, फिर सर का बैच में लिया, प्रैक्टिस बैच चालू हुआ जी फरवरी में। फिर हमने प्रैक्टिस बैच पढ़ा। फिर उसी समय 17 सीजीएल दिया, 17 का पूरा सीजीएल। मेंस भी किया। मेंस एक्सटेंड हो गया था जी। तो उसका शायद फरवरी में हुआ है, 18 फरवरी को एग्जाम हुआ। वो भी मेरा अच्छा एग्जाम हुआ, पर उसमें डिस्क्रिप्टिव में उसी लिहाज से हम नंबर नहीं ला पाए जितने लाने चाहिए थे, तो भी नहीं हो पाया। पर सर उसके बाद उसी समय फॉर्म आ गया 18 का जी। 18 में मेरा सिलेक्शन हो गया। 18 का जो सिलेक्शन था, सिलेक्शन और में भी हुआ था। हाँ। पर उसका फाइनल सिलेक्शन की ही जॉब मैं कर रहा हूँ। अच्छा, वर्तमान में जो आप अभी सिलेक्शन आपका चयन हुआ है, वो आपकी 2018 की परीक्षा वैकेंसी थी और उसका परिणाम आपका जो 21 में आया था। 21 में आया और 22 में आपकी उसकी 18 मई को ज्वाइन किया। 18 मई की ज्वाइनिंग है। तो वो आपका जो वर्तमान में भी आपकी जो जॉब है, वो किस क्षेत्र में है, इसके बारे में कुछ बताइए। गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन।
जनगणना आयोग। अच्छा, जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग में आप कार्यरत। तो साथियों, ये जनगणना तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जैसे अभी आप लोगों ने देखा है कि हाल ही में रिपोर्ट जो आई है उसमें भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बन गया है, और वो जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो शायद सुधीर जी जैसे हमारे विभाग में कार्यरत जो उसमें कार्यरत जो विभाग के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के द्वारा जुटाए गए होंगे। तो सुधीर जी, मैं एक प्रश्न इसमें ये भी जानना चाहूँगा कि वर्तमान में जो जनसंख्या क्या कहते हैं, जो वर्तमान में 2021 की जो जनगणना है उसको लेकर भी कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई है कि जो 2021 की जनगणना होनी चाहिए थी वो अभी सुचारू रूप से नहीं हो पाई है। तो उस विषय, वो भी चूंकि ज्वलंत विषय है अभी, तो मैं चाहूँगा उस विषय में कुछ आप लोगों को बता सके तो। सर, जनगणना जो 2021 की होनी थी सर, उसमें मेन इम्पैक्ट था कोरोना का। ओके। क्योंकि कोरोना आया, हाँ। उस टाइम पे इसके लिए तैयारी की जाती है, 19 से तैयारी हो चुकी थी। अच्छा, तो मतलब ये 1.5-2 वर्ष पहले से प्रोसेस चालू होता है। जी। तो सब पूरा ऑफिस की तरफ से काफ़ी वर्क किया गया था। मेरे ऑफिस में कर्नाटक के हिसाब से वहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्क किया था। पर जो कोरोना आ गया 19 में, उसमें सभी लोगों का आना जाना बंद हो गया। हाँ बिल्कुल। और तो उस समय जो उस समय हो गया, उसका इम्पैक्ट आया। 21 में भी कोई वर्क नहीं हो पाया। नहीं, बिल्कुल। तो सरकार ने फैसला लिया कि 21 में नहीं करा सकते, क्योंकि घर घर तक नहीं पहुंचा जा सकता, और नहीं, संभव भी नहीं था। और सर, जनगणना में भी अप्रॉक्स 2 से 3 ईयर लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल लग जाते हैं, जैसा कि आपने बताया 19 से कलेक्ट करने में 2 से 3 ईयर आराम से लग जाएंगे, तब उसको पब्लिश कर पाएगी। हाँ जी बिल्कुल। तो इस वजह से अब शायद 23 में है। अच्छा, मतलब जनगणना का जो कार्य है वो 23 की लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा। और अभी भी जो क्लस्टर वगैरह बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे क्षेत्रों में, मतलब जनगणना को लेकर के कार्य सरकार की ओर से चालू किया जा रहा है। और वो एक तरह से कोरोना की वजह से ही मेन ये 2-3 साल डिले हुआ है, अभी तक ये ना हुआ होता कोरोना का। तो जनगणना 2021 के हमारे पब्लिश होने वाली है, टाइम लगता है उसमें। अच्छा, नहीं, वो तो बड़ा इतना बड़ा देश है और इतने डेटा कलेक्ट करना, फिर पूरा असेंबल करना डेटा को। तो मतलब हम ये लोगों को क्या कहते हैं, आश्वस्त कर सकते हैं कि जो जनगणना है वो 2023 के अंत से इस पर कार्य प्रारंभ होगा। हाँ, 24 तक या 25 में भी 25 हो सकता है, लग सकता है। तो सुधीर जी, अब आपसे एक प्रश्न और जानना चाहेंगे कि जब आप परीक्षाओं को दे रहे थे तो उस बीच में कई बार आप निराशाओं का भी सामना आपने किया होगा। कई ऐसे भी लोग रहे होंगे जिन्होंने आपका जो मनोबल है उसको गिराने का प्रयास किया होगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि उस समय आपको कैसे आपने संभाला, या संस्थान ने उस समय आपकी कैसे मदद की? उस समय सर, हमने जब कोचिंग ज्वाइन की थी तो सर का मटेरियल मिल जाता था जी, मैथ्स का। हाँ। और मैथ्स का सर का मिल जाता था, और सर जीएस के सर थे आशुतोष सर जी। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको पढ़ाया था, काफ़ी क्वेश्चन को अलग तरीके से बताते थे। अच्छा। तो पूरी शीट देते थे, उसमें शायद शीट में हमने देखा था एक शीट में लगभग 100 क्वेश्चन होते थे। जी। तो उन शीटों में लगे रहते थे, पढ़ते रहे। और हमारे साथ ये था कि एक एग्जाम में निकला था। हाँ। उस समय एक एग्जाम इसकी तैयारी कर रहे हैं। हाँ। 2 महीने बाद दूसरा एग्जाम। अच्छा, फिर कोई दूसरा एग्जाम। अच्छा, मतलब ऐसा। अच्छा, हाँ, एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अपना अपना अनुभव होता है। कई लोग जो होते हैं वो तैयारी के दौरान एक विशेष परीक्षा को लेकर के ही तैयारी करते हैं। क्या आपका भी ऐसे ही कुछ था कि आपके मन में बस ये था कि अब बेरोजगारी से मुझे मुक्ति चाहिए, किसी भी तरीके जिस भी क्षेत्र में हमें जॉब मिलेगी हम वो भरेंगे, किसी भी तरीके से? तो उस समय IBPS SO भी आता था। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर, वो भी फॉर्म भरते थे। अच्छा, आप सारी फील्ड के भरते थे? IT फील्ड से। जी। और यूपी का कोई फॉर्म आया, यूपी का भी फॉर्म भरना है। अच्छा। और कोई भी फॉर्म आए, और सर का मटेरियल। तो एक चीज़ ये आपसे प्रश्न और होगा इस विषय में कि जैसे सारी परीक्षाओं के फॉर्म आप भरते थे, तो किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करते थे, किस प्रकार से बैलेंस करते थे कि इस पेपर को भी पढ़ना है
और इस पेपर की भी तैयारी करनी है, ठीक है। और उसमें मेंटर किस प्रकार से आपको भूमिका करते थे गुरुकुल के? सर इसमें सबसे पहले सर धन्यवाद देता हूँ सर, धन्यवाद देना चाहता हूँ शिव सर का, उन्होंने बहुत मदद की मेरी। नहीं यदि एग्जाम जैसे मेरा कोई किसी एग्जाम में मैं फेल हो गया जी जी, तो सर से बताते थे कि सर उसको एग्जाम फेल हो गया, सर कहते थे एक ही शब्द बोलते हैं, तुमको हम इंस्पेक्टर मान चुके हैं, अब सिर्फ बनना है। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी चीज है कि आप कहते हम इतना लेवल इतना हाई हो जाता था, लेवल उन्होंने सेट कर रखा था कि आपको हम 200 क्वेश्चन करवा रहे हैं पर डे, क्वेश्चन आएगा कहाँ से? हाँ सही। उस समय ये था, शिव सर का था और आशुतोष सर थे जीएस के, और बायोलॉजी वाले सर थे, गुप्ता सर थे, योगेश गुप्ता सर, अच्छा अच्छा जी। और सर इंग्लिश भी सर से पढ़ी, ललित सर से इंग्लिश पढ़ी जी और सर अनुभव सर से इंग्लिश पढ़ी। अच्छा, तो उनकी कोई ऐसी विशेष चीज जो मतलब आपको याद रहती हो पढ़ाई के दौरान, उनका बूस्टअप कोई पॉइंट? सर पॉइंट तो सर ये था कि लगन थी सर बहुत, मतलब ये था कि उनको कंप्लीट करना है, पूरी चीज़ें समझानी है, कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन के 2 तरीके, मतलब कौन से क्लास में पर्टिकुलर बच्चे को लेकर भी। हाँ बहुत अच्छे से। शिव सर ने तो आपका कोई पर्सनल डाउट हो तो उसके लिए सर का तो ये था कि सर एक क्वेश्चन में 2 तरीके से बताते थे। किस तरह से तुम्हें टाइम बचाना है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का टाइम किसी दूसरे क्वेश्चन में कैसे देना। हाँ, क्योंकि परीक्षा में कई बार ऐसा होता है। क्वेश्चन हर एक एग्जाम में सर बताते थे कि 30-40 क्वेश्चन है, एक पेपर सिंपल आता है। हाँ, बिल्कुल, और 30-40 क्वेश्चन हर एक लड़का सही करता है। खेल वो जो अगले क्वेश्चन 5 से 10, वो जो अगले के 40 क्वेश्चन टाइम टेकिंग होंगे, उसमें 20 टफ होंगे, 20 थोड़े लॉजिक वाले वो, बिल्कुल। तो आप 80 तक कैसे पहुंचोगे एंट्री? तो फिर वो सर कहते थे, इसमें एक सर ने सुपर 100 बैच चालू किया था उस समय। जी जी। उस समय सर क्या कराते थे, सर कहते क्वेश्चन तो तुमने पढ़ी रख, तुम सिर्फ ये देखो पहली नजर में कितने क्वेश्चन में तुम टिक लगा सकते हो, मतलब सॉल्व करो क्वेश्चन में, तुम क्वेश्चन का सही आंसर दो, टिक कितने क्वेश्चन में तुम कर सकते हो, तभी तो आप सीख पाओगे। तो उसमें ये था कि अब सर 10 मिनट का टेस्ट लेते थे, आपने 10 मिनट में कितने क्वेश्चन सब ने शीट जमा कर ली, सर वो अपना रिजल्ट बता देते थे कि इतना सही हुआ। तो उस समय ये पता चला कि कैसे आपको टाइम बचाना है, मेन था उस समय टाइम। और परीक्षा में देखिए टाइम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 17 का जो सीजीएल हुआ था उसमें सिर्फ सबसे बड़ी बात है टाइम की, यही नहीं समझो क्वेश्चन कौन सॉल्व करे, पेपर टफ था। पेपर टफ नहीं था, पेपर ये था कि टाइम टेकिंग था। मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अरेंज किए गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो भी पेपर बनाने वाले थे, सर ने संस्थान के जो छात्र थे उनको पहले ही उस चीज के लिए तैयार कर दिया था। पहले से क्योंकि आप लोगों को उस टाइम स्लॉट के अनुसार परीक्षा को या पेपर को हल करने के लिए यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई गई थी बैचेस में। तो ठीक, तो एक प्रश्न मैं आपसे और चाहूँगा सुधीर जी कि मतलब जो अब वर्तमान में जैसे आप विभाग में कार्यरत हैं, आप मतलब एक नौकरी तो अच्छी प्रतिष्ठित एसएससी के थ्रू पा ही चुके हैं, तो भविष्य में क्या आप और भी किसी परीक्षा के लिए प्रयासरत हैं या कि बस अब एक नौकरी मिल गई है बस इसी में ठीक है? अभी मेरा भी इसमें मैं कानपुर आया हुआ हूँ, यूपी पुलिस में हुआ है एएसआई पर। अच्छा, एक परीक्षा आपकी और इसीलिए मैं आया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेडिकल था और पुलिस वेरिफिकेशन, उसके लिए मैं कानपुर आया हुआ हूँ। तो उसमें एएसआई मिनिस्ट्री है, उसमें भी फाइनल हो चुका है। अब देखते हैं सर कब तक ज्वाइनिंग आती है। क्या कुल मिला करके सफलताओं का दौर चल पड़ा है और ये पता नहीं अभी अब कहाँ तक ये सफलताएं आपको ले जाएगी। और इसके बाद अभी सीजीएल है जो 22 में हुआ है, मार्च में एग्जामिनेशन हुआ, इसमें भी अच्छे खासे नंबर है, तो इसका भी मुझे ध्यान रखना है। अच्छा, उम्मीद आपको इसमें भी है? कि इसमें हमारी अग्रिम शुभकामनाएं कि आप इस परीक्षा में भी चयनित हो, है ना। और कोई पेपर को लेकर के? और इसके बाद मैं अभी सीजीएल 23 वाला भी करूँगा। मतलब कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि आपके ये ड्रीम जॉब के रूप में सीजीएल है और उसको पाने के लिए आप प्रयासरत। उसके बाद सर ने तो मुझसे कहा है कि सिविल के लिए तैयारी, यहाँ पे रुकना नहीं तुम्हें। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए सफलता कब आपका वर्ण कर ले ये कोई कह नहीं सकता। और कहाँ पर आज भी सर से मुलाकात हुई मेरी। जी जी, तो सर ने ये बोला कि अभी नहीं रुकना तुम्हें,
अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, क्या होता है इतने में? हाँ, बिल्कुल सही है। और जब तक आपके पास अवसर है, जब तक आपके पास है, तब तक प्रयास करता भी चाहिए। अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, वहाँ पे भी ऑफिस के बाद ऑफिस जाता हूँ। अच्छा, आपसे एक प्रश्न और कि आप चूंकि वर्तमान में कार्यरत हैं, कई छात्रों को हमारे समस्या रहती है कि सर हमारे पास टाइम नहीं रहता है, तो आप हमारे उन छात्रों के लिए वो जो स्ट्रेटजी पढ़ाई की क्या हो सकती है, कि किस तरीके से, जैसे आप चयनित हो चुके हैं, आपका चयन हो चुका है, तो आपने मतलब किस तरीके से अपने टाइम टेबल को बनाया, मतलब किस तरीके से पढ़ाई को जारी रखा, वो बताएं, जिससे कि हमारे जो छात्र हैं देखने वाले, उनको लाभ हो सके। पहले तो सर ये था कि जब जॉब पे नहीं थे तब तो सर ये था कि क्लासेस की जी, क्लासेस जो सीट मिली, हाँ, तो सर ये सर का स्ट्रिक्ट थे इतने सर कि दूसरे दिन सीट पूछते थे वो। अच्छा, आपने यदि जवाब नहीं दिया, नहीं आपके बारे में बताओ सर, आज भी क्लास में उसी रूल को फॉलो करते हैं सर, स्ट्रिक्ट थे। हाँ, वो बस सर यहाँ से जान जाते थे कि किस लड़के ने सीट नहीं की, क्योंकि वहाँ आवाज ही नहीं आती थी। इधर से आवाज आ रही है, इधर से क्यों नहीं किया, जी जी, जान जाते तो सीट देते थे, सीट वो सॉल्व करो। तो मैथ्स की सीट हो गई, इंग्लिश की सीट मिलती थी, 4 आवर्स क्लास थी, मैथ इंग्लिश, और एक दिन मैथ जीएस, इस तरह से किसी दिन इंग्लिश जीएस। तो ये रीजनिंग कुल मिला के 4 घंटे में सभी सब्जेक्ट्स को अल्टरनेट, मतलब एक वीक में वीकली प्रॉपर टाइम अलॉटेड था। तो उस समय तो 4 घंटे की तो आपकी क्लास हो जाती होगी। उसके बाद मॉर्निंग में ये रहता था, हम इंग्लिश पढ़ते थे, याद करते वो क्या जी जी, क्योंकि यूपी बोर्ड से थे। हाँ, तो थोड़ा सा और यूपी बोर्ड के साथ एक प्रॉब्लम और थी, हमने इंटर में कंप्यूटर ले रखा था। अरे ये तो और भी समस्या है कि आपकी इंग्लिश हाई स्कूल तक ही नहीं है, हाई स्कूल तक। हाँ। ये था कि हम पहुंचे इंग्लिश में नंबर कैसे लाने, क्योंकि मेरा जो सीजीएल में भी रहता था वो इंग्लिश ही फैक्टर रहता था। हाँ, देखिए उस समय अभी तो इधर एसएससी ने थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव किया है। पहले जो पैटर्न था उसमें हम लोगों ने देखा है कि इंग्लिश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी, और जैसा कि आपने भी बताया कि हाई स्कूल तक की आपने की, तो अंग्रेजी तो कहते वैसे भी पहले ही से थोड़ा सा एक विषय रहता ही है। हाँ। और जब हाई स्कूल तक है तो आपके लिए बहुत कंप्यूटर, क्योंकि उस पर ज़्यादा मेहनत उस समय ये था कि फादर कहना था कि उसमें आईआईटी वगैरह था, तो इंग्लिश वीक थी, क्योंकि मैं 7 तक प्राइमरी पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, प्राइमरी विद्यालय सरकारी। क्लास 8 से सेठ मोतीलाल खेड़िया जी 8 में वो तो वहाँ पे 8 में तो मेरा 8 क्लास में मेरा ये था कि मुझे फेल होना है। 51 लड़के थे, 49 रैंक आती थी, बताइए। लेकिन ये देखिए बहुत अच्छी चीज बताई है सुधीर जी ने कि आप देखें कि मेहनत करके कोई व्यक्ति किस प्रकार से सफल हो सकता है। उसकी जवानी साक्षात, जैसा कि उन्होंने बोला 51 बच्चों की रैंक में इनकी 49 रैंक आती थी। तो अगर आप बोल सकते हैं तो एकदम बैक बेंचर्स वाली स्थिति इनकी थी कि सबसे नीचे से। आज देखिए, आज एक प्रतिष्ठित जॉब में कार्यरत है, तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत को ही जाता है। और उसके बाद फिर 8th पास हुए, 9th से भी। और उस समय एक से गांव से आए हुए थे जी, तो सिटी में भी रहने में बड़ा वो अजीब सा लगता है, थोड़ा सा सामंजस्य, बातचीत कर रहे हैं ना, क्लास में बातचीत कर रहे थे। मैं फादर से कहती यार ये बात ही नहीं करता किसी से, डरता क्या? पापा कहते थे घर में तो बात करता ही। थोड़ा फिर ये 9th से हुआ कि कुछ लोग नए दोस्त आए, बने, पढ़ाई होने लगी, फिर कोचिंग पता चली, तो हाई स्कूल इंटर, फिर वो एक फ्लो आ गया पढ़ाई का, मैथ्स पढ़ने लगे। मतलब वो जो कह सकते कि गांव से शहर में आ करके और शहर में ढलने का जो समय था वो एक बार आपको मिला, और फिर यहाँ से कॉलेज से भी इतनी आज़ादी मिल गई, सब चीज़ें समझ पाए। वो उसके बाद फिर इंटर हो गया, तो फिर ये हुआ कि बीटेक कर लिया जाए, क्योंकि रैंक अच्छी ला नहीं पाए थे। जी। अब 1 साल क्या करेंगे, तो फिर ये था कि 14 में बीटेक कंप्लीट किया। 10th के बाद UP2 का एग्जाम दिया था जी, यूपी का एग्जाम होता था। हाँ जी, बिल्कुल, UP2 का स्टेट प्रदेश स्तर पर इंजीनियरिंग कॉलेज में उसी हिसाब से फिर हमने PSIT ज्वाइन कर लिया, 14 तक बैच किया। ये 15 को फिर तो कोचिंग की।
और वर्तमान में आप इसमें चयनित। तो अभी आपने बताया इस तरीके से आपका मैं आपकी भविष्य के कुछ योजनाओं के बारे में जानना चाहूँगा कि अब तो आप विभाग में चयनित हो ही गए हैं, तो भविष्य में विवाह को लेकर के क्या स्थिति है आपकी, विवाह के बारे में क्या सर अभी तो कहना चाहेंगे? सर अभी तो अब तो खूब रिश्ते आपके लिए मान लीजिए आ ही रहे होंगे। अभी तो सर मेरा एसएससी का कैलेंडर जारी कर दिया है SSC, जी जी, तो उसका 23 का उसकी तैयारी में लगा हुआ। अच्छा, मतलब अभी कुल मिलाकर के फोकस आपका तैयारी एक सूत्री कार्यक्रम SSC CGL है। हाँ। और वही कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस साल भी CGL में कर रहा हूँ। हाँ। बाकी सर अभी इसका पुलिस का आया है तो इसका सर से बात हुई, हाँ तो सर जैसा आदेश देते हैं वैसे मैं ज्वाइन कर लूँगा जी। सर भी बड़ा अच्छा लगा सर से मिल के आज। कुल मिलाकर के आपकी जो जॉब है वो अब SSC CGL को हाँ। किसी प्रकार आपको क्रैक करना है CGL भी है और सर उसके तो बाद फिर सर भी देखा जाए। मार्गदर्शन करेंगे आगे के लिए। बिल्कुल। और सभी लोग धन्यवाद दें तो हाँ, तो चलिए आपको भविष्य के जो भी परीक्षाएं हैं और आपके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, और संस्थान में आपने इंटरव्यू दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, देखा कि आज की अपनी इस चर्चा में हमारे सामने सुधीर जी ने किस प्रकार से बताया कि वो 51 बच्चों की क्लास में 49th स्थान पर आते थे, और सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के दम पर आज उन्होंने ना ही सिर्फ एक प्रतिष्ठित जॉब को प्राप्त किया, बल्कि उस हौसले को भी पाया जिसके साथ वो अपनी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि ड्रीम जॉब है उसको पाने के लिए, यानी एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि एक लगन जो है एक परीक्षा को प्राप्त, एक परीक्षा में सफल होने के बाद कि और हम इससे अच्छा भी कुछ करें, उस और अभी ये प्रयासरत है। तो अपने आने वाले समय में ये अपनी ड्रीम जॉब को प्राप्त करें, जीवन में और सफलताओं को प्राप्त करें, ऐसी प्रभु से कामना हम संस्थान की ओर से करते हैं। और अपनी आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, इस बात के साथ कि अगले अंक में हम एक और किसी सफल परीक्षार्थी के अनुभवों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप सभी को जय हिंद।